हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस समय हम क्लास 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम टॉप 5 करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आपको बताऊँ, मैं ये हर बार पूछा गया है और इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो पहला है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया कई चरणों में हुई है। तो पहला है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया यानी कि द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात कर रहा है। और याद रखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो ये कई चरणों में देखने को मिलती है। सबसे पहले प्रसा ने, पर्सिया जो जगह है प्रसा, उसने एकीकरण की एक शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ओटोमन बिस्मार्क, जो कि आपके जर्मनी के थे उस समय प्रधानमंत्री, और उन्होंने एक नीति अपनाई, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसे रक्त और लोह की बात करते हैं। रक्त और लोह, इंग्लिश में बोले तो ब्लड एंड आयरन, आयरन एंड ब्लड की नीति को अपनाया, पॉलिसी को अपनाया। यानी कि हमारे बीच में जो भी आएगा उसे ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमको करना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, और इससे ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसके अंदर उन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ अनेक युद्ध लड़े और इन युद्धों में विजय प्राप्त की। और इन युद्धों के परिणाम स्वरूप जर्मनी के विभिन्न राज्यों को प्रसा में मिला लिया गया। अंततः हमें देखने को मिलता है कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और विलियम प्रथम विलियम प्रथम जो थे वो जर्मनी का अगला सम्राट घोषित होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस था। जर्मनी का यूनिफिकेशन जब शुरू हुआ था तो जर्मनी कई राज्यों में बटा हुआ था अलग अलग, मगर जर्मनी क्या था, अब जर्मनी अपना एक अलग डेवलपमेंट ढूंढ रहा था। और ऐसे में उनका जो सपोर्ट करने के लिए मिला तो एक बंदा सबसे पहले आता जिसका नाम था ओटोमन बिस्मार्क। और बिस्मार्क को सबसे पहले जर्मनी का प्रधानमंत्री बनाया गया। और जो विलियम प्रथम जो थे वो उस समय एक राजा थे, और उन्होंने अपनी सेना दी और उसको पूरा सपोर्ट किया कि बेटा जाओ और जर्मनी का एकीकरण करने में कोई कमी नहीं छोड़ना। तुमको पैसे की ज़रूरत है, हम देंगे। तुमको फौजी की ज़रूरत है, हम देंगे। तुमको असला बारूद की ज़रूरत है, हम देंगे। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत आपको है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बट मुझे चाहिए सिर्फ जर्मनी। और इस तरह से जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा रोल अपनाया। इसके कारण क्या हुआ कि पहला जो राजा बनते हैं वो बनते हैं विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम फर्स्ट। ठीक है, ओटोमन बिस्मार्क को फादर ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाएगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो था उसका फादर ऑफ जर्मनी किसे कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ जर्मनी किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जर्मनी किसे कहा जाता है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, चलो आप तो इटली के एकीकरण का जो पिता है वो किसे कहते हैं वो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली के एकीकरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ये सब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार। डबल स्टार लगा लो, हैशटैग लगा दिया मैंने। तो चलो, तो भारत में बोला कि इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए सब में महात्मा गांधी के जो कंट्रीब्यूशन है उसका वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी के योगदान के बारे में बताइए, आप लोग जल्दी बताइए। तो हम खुद जानते हैं कि इंडिया में न जाने कितने सारे नेशनल मूवमेंट हमने देखे, और उन सभी नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है कि जब नेशनल मूवमेंट की जब आप बात करते हैं तो उसमें एक महात्मा गांधी नाम जरूर आता है। तो वो महात्मा गांधी जो थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या था जिसके कारण आज के दिन में हमें दुनिया में हम मतलब इंडिया के अंदर अब हम कुछ भी भूल सकते हैं, मगर जब हम इतिहास की बात करेंगे तो महात्मा गांधी को बुलाया नहीं जा सकता। तो वही क्या था महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के बारे में बात करते हैं हम। तो भारतीय राष्ट्र आंदोलन के बारे में जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई या योगदान दिया। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों की बात की है, यानी कोई भी हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, सत्याग्रह की बात की है। ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन, ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में बात की है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन जब उन्होंने उसका नेतृत्व किया तो
मतलब ये मान लो जनता उनके पास इतनी आती थी, ठीक है, गांधी जी ने जनता को एकजुट किया और उनमें राष्ट्र की चेतना जगाई, ठीक है, और इसी के साथ उनके प्रयासों के कारण ही भारत 1947 में स्वतंत्र हो पाया, ठीक है। तो ये सब क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए। अगर आप 1915 से लेकर 1947 का इतिहास देखते हैं, यानी 1915 से 1947 का अगर आप पास्ट देखते हैं, तो उसके अंदर महात्मा गांधी और महात्मा गांधी ही दिखेंगे, ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो महात्मा गांधी के किए हुए कृत्य। सरकार का वह रूप है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, वह प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा लिखने की जरूरत है। ज़्यादा भर के सीट आने से क्या फ़ायदा जब आपके 4 मार्क्स भी ना है ना उस क्वेश्चन में। तो इससे अच्छा है कि आप उतना ही लिखो जितना डिजर्व होता है, ठीक है। तो लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वह प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। ये तो हमें डेफिनेशन पता चल गया लोकतंत्र का। लोकतंत्र, अब गुण की बात करता हूँ तो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। जी, हमको बिल्कुल मालूम है। लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र जो है जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है इसके अंदर, तभी तो वोट जनता डाल के आती है ना। दूसरा, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जी बिल्कुल, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। आज अगर नागरिकों के अगर अधिकार पूरे नहीं हो रहे तो वो किसी को भी सत्ता में बैठा सकती है और किसी को भी सत्ता से उठा सकती है, ठीक है। समझ में आ गया? बताओ यस सुन लो। चलिए अगला सुनिएगा। अगला है, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती रहती है। सॉरी, ये तो मैंने बता दिया। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, ये भी मैंने बताया है ना। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है लोकतंत्र, ठीक है। और नहीं करता तो आप लोग देख ही सकते हैं दिल्ली का चुनाव कितना खतरनाक चल रहा है, ठीक है। तो यही
देखना, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह सीमित है, क्योंकि वह सीमित है और मानव जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते रहेंगे तो वे जल्दी खत्म हो जाएंगे और भविष्य में हमारे लिए उपलब्ध पूर्ण तरीके से करना चाहिए। ठीक है, यानी विवेकपूर्ण मतलब क्या होता है? विवेकपूर्ण मतलब होता है समझदारी से, सोच समझ के। ठीक है, विवेकपूर्ण मतलब होता है सोच समझ के कोई काम करना, सोच समझ के काम करना चाहिए हमें। ठीक है, समझ में आ गया? बताओ यस और नो। ओके, एंड लास्ट है, हमें नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जो रिसोर्सेज क्या किए जाते हैं, जी हाँ, जो रिसोर्सेज दोबारा मिल जाते हैं उन रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो रिसोर्सेज हमें आसानी से मिल जाते हैं दोबारा, उस पर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो। चलिए, तो अच्छा लगा है ना ये फोर्थ क्वेश्चन, और कई बार पूछा जाता है, जो उसी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संसाधन वाला, तो उसी में से लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा होने वाला है, तो देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में कृषि का क्या महत्व है? यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन कल्चर में, यानी इंडियन इकोनॉमी में आपको एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है? आपको एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस देनी है मुझे। ठीक है, तो लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। ये देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है, जो जाहिर सी बात है, देखो हमारा इतिहास हजारों साल पुराना रहा है और सब में एक कॉमन चीज़ जो रही है वो क्या रही है? कृषि। तो एग्रीकल्चर की तो कमी हमारे देश में कभी पड़ी नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो एग्रीकल्चर बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का यूज़ हमने देखा है करते हुए। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यस और नो। हाँ, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और वही एग्रीकल्चर आज के डेट में क्या हो गया? इंडिया क्या हो गया? वही एग्रीकल्चर इंडिया की क्या बन चुकी है? रीढ़ की हड्डी बन चुकी है, रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। ठीक है, और ये खास सुरक्षा सुनिश्चित करती है। खास सुरक्षा समझ में आता है ना, कि आज के डेट में फ्यूचर में अगर किसी चीज़ को, किसी को दिक्कत हो तो उसको संभाल के रखना। ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चा माल का उपयोग करना। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है, और जाहिर सी बात है वो आज भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए टॉप 5 क्वेश्चन ये बढ़िया थे, अच्छे थे, हमने देखे। ठीक है, अगर कोई भी किसी तरह का डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो उसे ये पीडीएफ ले सकता है इस नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, लाइव में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लाइव नहीं आ पा रहे हम, चलो कोई बात नहीं, अब जितना भी आ रहे हैं बेहतर आ रहे हैं, हमें इसी पे काम करना चाहिए। ठीक है, लाइव में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है मुझे। ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे डिस्कस करेंगे, इस पर बहुत सारा काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी